Hello students, so here we are with the NTA Abhyas JEE Main Test 50 Physics Paper Discussion. I am Pratik Jain, I am Physics Faculty at RG Academy. So today we'll be discussing the JEE Main Test number 50 जो आज ही release हुआ है on 8th of July. Alright, so straight away we move towards the first question. Right. तो इनिशियली पहले अपन पूरा पेपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन आफ्टर दैट वी विल रेट दिस पेपर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी एवरेज डिफिकल्ट राइट. तो पूरा रेटिंग इसमें अपन लास्ट में देखेंगे. तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन राइट. सी दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड when 4000 angstrom radiation is incident on the surface of work function 1.9. all right, so the question begins with the language of photoelectric effect. These photoelectrons pass through a region having alpha particle to form helium ion emitting a single photon. In this process helium ions thus formed are in their fourth excited state. all right, तो helium ion जो बन रहा है वो अपने fourth excited state में है और हमें energy released find out करना है. ओके तो सबसे पहले अपन जो अपना आइंस्टीन इक्वेशन है अपन उस इक्वेशन को अप्लाई करें तो E इक्वल्स फाई प्लस के एम के हिसाब से चलें जो के मैक्स होगा. तो E का वैल्यू जो होगा दैट इज ऑफ कोर्स एच सी बाय लैम्डा. फाई का वैल्यू वी आर गिवन इट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये के मैक्स हम फाइंड आउट कर लें. तो दिस एच सी बाय लैम्डा यहां से अपन जैसे एच सी जो है दैट इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. ठीक है, एंड दैट अपॉन 4000 राइट दिस मच माइनस दिस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट विल बी द वैल्यू ऑफ के मैक्स. तो यहां से जो के मैक्स अपन इवेलुएट करेंगे दिस के मैक्स इट कम्स आउट एज 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो पहले तो अपन ने आइंस्टीन इक्वेशन जो है इक्वल्स टू 5 प्लस के एम वो अप्लाई किया. लैम्डा हमें गिवन था, अपन ने एच सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 1.9 वर्क फंक्शन माइनस हुआ तो के मैक्स आपका 1.18 आया. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इतनी स्पीड से इतना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेकर ये एमिट हुए हैं. नाउ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स दे पास थ्रू अ रीजन हैविंग अल्फा पार्टिकल्स जिन्हें हीलियम आयन में कन्वर्ट किया गया. राइट, अल्फा पार्टिकल को हीलियम आयन में कन्वर्ट किया, He+ में कन्वर्ट किया है, एमिटिंग अ सिंगल फोटोन. और ये जो हीलियम आयंस हैं दे आर इन देयर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट. नाउ सी दैट जो एनर्जी लेवल्स होते हैं आपके वो जैसे हीलियम आयन के लिए अपन देखें तो हीलियम आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो फर्स्ट लेवल में होगी दैट इज -z² टाइम्स 13.6. सेकेंड लेवल में इट इज -z² टाइम्स 3.4. देन इट इज -z² टाइम्स 1.5. फोर्थ में इट इज -z² टाइम्स 0.85. ये वैल्यूज यू आर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज एंड -z² टाइम्स 0.54 है ना. ये n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5 ये अलग अलग लेवल्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है. अब यहां क्वेश्चन ने कहा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट. तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब दिस n इज इक्वल्स टू 5. तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट हीलियम आयन He+ जो बना है ना उसका एनर्जी जो होगा वो n इक्वल्स टू 5 वाला होगा. तो -z², हीलियम के लिए Z2 रख रहा हूं, दिस Z² इज 4 एंड दिस इज -0.54 प्लेस कर रहे हैं. तो ओवरऑल वैल्यू जो आपका आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली -2.2. तो दिस इज द एनर्जी दैट दिस हीलियम आयन शुड हैव इन दैट फोर्थ लेवल. अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.18 एनर्जी लेकर आया था. ठीक है, दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये पास हुए अल्फा में से है ना, हीलियम आयन में उन्हें कन्वर्ट किया, He+ में उन्हें कन्वर्ट किया और एक फोटोन रिलीज हुआ. तो एनर्जी रिलीज कितना हुआ है आप देखो, जो एनर्जी 1.18 था वो डिक्रीज होकर -2.2 हो गया है. तो जो चेंज इन एनर्जी है, जो रिलीज होगा एनर्जी, तो दैट E रिलीज्ड ऑब्वियसली 1.18 ये प्लस में है और ये माइनस में है. तो 1.18 से इस एनर्जी तक पहुंचने में आपको रिलीज करना पड़ेगा. तो दैट रिलीज एनर्जी इज 1.18 minus 2.2. the energy released is this 3.38 electron volt which is of course given in option B. सिंपल सा पॉइंट है कि एनर्जी रिलीज कितना होगा, बिकॉज 1.18 से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे तब जाकर ये इस लेवल पे आएगा. तो 3.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करोगे तब जाके उसकी एनर्जी -2.2 मतलब हीलियम प्लस आयन के फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 5 लायक एनर्जी बनेगी. तो अगेन बेसिक क्वेश्चन है बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आपके बेसिक जो सिचुएशन है बोर्स थियरी वगैरह की उनको रिलेट करना था. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन लगाई, बोर्स थियरी से लिंक किया और एनर्जी रिलीज फाइंड आउट कर लिया. राइट, तो एन एवरेज क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं. Right, this question it says
The figure shows two blocks of mass m each connected to an idle unstretched spring, right? Initially spring unstretched है and then placed on a frictionless floor. तो frictionless दे रखा है, initially unstretched spring है. The blocks are given velocities v0 and 2v0 as shown. The maximum extension the spring is. Alright, fine. तो again एक standard problem है. Definitely JEE preparation करने वाले students इस तरह के questions को काफी जगह solve करते हैं. देखो एक approach तो इसमें यह है कि अपन देखें maximum extension इनमें तब आता है when the blocks they acquire the same velocities, है ना. ये एक कॉन्सेप्ट इन केस आप भूल गए हो या क्लिक नहीं हो रहा तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. आप एक बार खुद इस चीज को एनालाइज करो कि मैक्सिमम एक्सटेंशन जब इसमें आएगा तो वो तब आएगा व्हेन दे हैव इक्वल वेलोसिटीज. तो या तो यहां पर आप क्या करेंगे कि आप एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, या तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन प्लस मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें. एक तरीका तो यह है कि दिस कैन बी हैंडल्ड थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन प्लस मोमेंटम कंजर्वेशन, और यहां पे सबसे बेटर अप्रोच जो निकल के आएगा वो होगा यहां पे सीएम फ्रेम का, कि इसको सीएम फ्रेम से सॉल्व कर लो. एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन विल बी टाइम कंज्यूमिंग, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा. सीएम फ्रेम इज अ बेटर सोल्यूशन. तो अपन देखें कि सीएम फ्रेम में सीएम फ्रेम का काइनेटिक एनर्जी आपको ध्यान होगा दैट k डैश इट इज हाफ म्यू v relative square. This half mu v relative square where mu is the reduced mass m1 m2 upon m1 plus m2, right? तो ये k dash है the kinetic energy in CM frame. तो अपन देख रहे हैं कि k dash का इनिशियल वैल्यू, मतलब जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को स्पीड दिया था ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस समय CM फ्रेम में सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या था वो देख लें. तो इट इज हाफ म्यू का वैल्यू, मास आप देखो दे रखे हैं दोनों के m and m, तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो m/2 हो जाएगा. v रिलेटिव, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है v1 माइनस v2, तो v1 माइनस v2 बिकॉज दूसरे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस v0 आएगा. तो ये जो एनर्जी आ रही दिस इज v रिलेटिव स्क्वायर, ये जो k इनिशियल आ रहा है दिस इट कम्स आउट एज 9v0 स्क्वायर m अपॉन 4. अच्छा देन k डैश का फाइनल वैल्यू जो होगा, तो मैंने कहा मैक्सिमम एक्सटेंशन के समय दोनों की वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगी. तो जब दोनों की वेलोसिटीज इक्वल हो गई तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो. तो मैक्सिमम हम क्या कर रहे हैं, हम k डैश निकाल रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी इन सीएम फ्रेम इन दिस गिवन फोटो, और हम k डैश निकाल रहे हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी इन सीएम फ्रेम इन द फाइनल सिचुएशन. कब, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा, जब इक्वल वेलोसिटीज होंगी. तो इक्वल वेलोसिटी हो गई तो रिलेटिव वेलोसिटी ये जीरो हो जाएगा, तो k डैश फाइनल जीरो. तो जितना भी आपका सीएम फ्रेम का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस में जा रहा होगा. तो सीधा सा कैलकुलेशन बनता है कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इट इज 9mv0 स्क्वायर बाय 4, ये जो मैंने निकाला है ना, ये इसका लॉस है, और वो जो लॉस हुआ है सीएम फ्रेम की काइनेटिक एनर्जी में वो स्प्रिंग के गेन में गया, तो इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर. तो यहां से अपन देखें तो आपका x का वैल्यू जो आएगा इट विल बी 9mv0 स्क्वायर अपॉन 2k अंडर रूट, राइट. ये हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना था, तो ये 9mv0 स्क्वायर अपॉन 2k आ रहा है. तो 9mv0 स्क्वायर अपॉन 2k आपके ऑप्शन सी में है. तो इस अगेन अ गुड प्रॉब्लम, बट है स्टैंडर्ड सिचुएशन, आप एनर्जी और मोमेंटम से भी सॉल्व कर सकते थे, बट बेटर अप्रोच इज डेफिनेटली द सीएम फ्रेम. तो इन केस अगर आप सीएम फ्रेम थोड़ा भी स्लिप हो गया है माइंड से, तो डेफिनेटली सीएम फ्रेम सेक्शन आपको इस क्वेश्चन के बाद रिवाइज करना चाहिए. इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Right, next question, it seems to be of electrostatics, an infinite thin non-conducting sheet, right? Now clearly mentioned है, infinite है, thin है, non-conducting है, has a uniform surface charge density sigma. We need to find the potential difference between A and B, where A और B और horizontal में 37 डिग्री एंगल है, and right, sin 37 की वैल्यू भी given है. तो अब अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनफाइनाइट शीट बनाता है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज यूनिफॉर्म, राइट. वी नो दैट कि एक स्पेसिफिक रीजन में अपन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, यूनिफॉर्म है. और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल्टा वी का फॉर्मूला इट इज माइनस ई डॉट एस. माइनस ई डॉट एस इट इज रिटन एज माइनस ई एस कॉस थीटा. एस जो है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एस. अब अगर मैं ए से बी तक डिस्प्लेस हो रहा हूं
अगर मैं ए से बी तक डिस्प्लेस हूंगा तो डेल्टा वी को मुझे लिखना होगा वीबी माइनस वी ए। भाई ए से बी तक गए हैं तो बी इज फाइनल, ए इज इनिशियल, तो वीबी माइनस वी ए विच इज माइनस ई एस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस तो एज इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एस जो है ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी है और एंगल उन दोनों के बीच में 37 डिग्री है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ आएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द पॉइंट। पॉजिटिव ये शीट है तो पॉजिटिव शीट की फील्ड आउटवर्ड्स होती है और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो ए बी के अलोंग हुआ है। तो ये आपका एस वेक्टर है, ये आपका ई वेक्टर है और दोनों के बीच में 37 डिग्री एंगल दे रखा है। तो ये अपन वीबी माइनस वी ए निकाल सकेंगे। अच्छा, हमें वी ए माइनस वीबी पूछा है तो उसको उल्टा कर देते हैं, तो वी ए माइनस वीबी, ये माइनस साइन हट जाएगा, तो cos 37 अपन यहां पे 4/5 प्लेस करें तो उसके हिसाब से आपका ओवरऑल कैलकुलेशन जो अपन 4/5 यहां पे प्लेस करेंगे, दिस वैल्यू इट इज सिग्मा डी। ठीक है, यहां पे 2 एप्सिलॉन नॉट था आपका, इसको अपन 4/5 जब यहां पे प्लेस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो आ जाएगा दिस इज 2 सिग्मा डी अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन बस है, हमने वीबी माइनस वी ए कैलकुलेट किया था यहां पे, है ना, और हमें वी ए माइनस वीबी करना था, अपने साइन पलट दिया, दिस इज 2 सिग्मा डी बाय 5 एप्सिलॉन नॉट विच इज ऑफ कोर्स गिवन इन ऑप्शन ए। तो अगेन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी का, और इवन यूनिफॉर्म फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता तो हमें वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ता। इफ यू कैन रिकॉल दिस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। बट सिंस यूनिफॉर्म फील्ड था तो अपने सीधा डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट एस यूज किया, ई और एस और थीटा वगैरह सब गिवन था, वहां से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ऑलराइट फाइन, तो अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नाउ सर्किट सॉल्विंग, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, फाइंड द करंट आई इन द गिवन सर्किट। राइट, तो इस सर्किट में मुझे ये जो आई है यहां पे इस आई का वैल्यू निकालना है। तो आप देखो जैसी सर्किट ऑब्जर्व करोगे यू कैन सी दैट यहां पे 2 आर्म्स में, यहां पर और यहां पे, ये 2 आर्म्स में बैटरीज कनेक्टेड हैं एंड दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब बैटरीज पैरेलल में होती हैं तो वी नो दैट जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है दैट इज E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपका E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। तो वो E इक्विवेलेंट अपन निकालें तो दिस 2 ओम, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 12 वाले का, और ये 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 6 वोल्ट वाले का, एंड दे हैव द सेम पोलैरिटीज। तो E1/R1 इट इज 12/2 प्लस E2/R2 इज 6/2 अपॉन 1/R1 इज 1/2 प्लस 1/R1 इज 1/2। तो यहां से जो वैल्यू आ रहा है ना आपका E इक्विवेलेंट का जो ये वैल्यू आएगा दिस इज दिस 6, ये तो 6 हो गया एंड 6/2 ये 3 हो गया, तो आपका ओवरऑल वैल्यू जो आ रहा है दिस इज 9 वोल्ट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इज 9 वोल्ट। अच्छा, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो पैरेलल वाला जो फॉर्मूला होता है उसी से निकल जाएगा। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से कैलकुलेट करें तो ये 2 और 2 का कैलकुलेशन करोगे तो 1 ओम इज योर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। राइट, तो नाउ जो सर्किट आपका बनेगा ये आपका इक्विवेलेंट बैटरी, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हमारा जो 1 ओम लगा हुआ था वो एज इट इज है। तो इक्विवेलेंट बैटरी 9 वोल्ट का है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, ये रेजिस्टेंस भी यहां पे 1 ओम दे रखा है ये वाला। तो अब अपन करंट निकालें तो दैट करंट वैल्यू इट इज E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट तो 9 है और ये 1 एंड 1 दोनों सीरीज में है, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 हो गया, तो करंट वैल्यू इट इज 4.5 एम्पियर। सो अगेन ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी का है कि आपने ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज देखा, बैटरीज पैरेलल में थे, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला, नया सर्किट ड्रॉ किया और उसके हिसाब से करंट वैल्यू आ गया। तो अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट, अब इस क्वेश्चन में नाउ कैपेसिटर रेजिस्टर दोनों है, आरसी सर्किट का क्वेश्चन है। The capacitor shown in figure is initially uncharged. Initially uncharged. The battery is ideal, no internal resistance. Switch S is closed at time 0. And then the time after which the energy stored in the capacitor becomes 1/4 of the energy stored in steady state. So अब the question says
कि जो एनर्जी इसके पास स्टोर्ड है एट टाइम टी पे जो एनर्जी स्टोर्ड है वो उसकी मैक्सिमम जो एनर्जी हो सकती है स्टेडी स्टेट में व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। जब स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुली चार्ज्ड होगा तो उस स्टेट में, उस हालत में जो उसके पास एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो जितना एनर्जी इसके पास टाइम टी पर स्टोर्ड है वो मैक्सिमम का 1/4 है, इट सेज। तो अपन देखें टाइम टी पे जो एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट विल बी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, दैट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू मैक्स स्क्वायर अपॉन 2c। मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर हो सकती है वो क्यू स्क्वायर बाय 2c है, ये क्यू मैक्स अपॉन 2c, और उसका 1/4 है ये। तो सिंपल सा पॉइंट है यार, देखिए सिंस एनर्जी स्टोर्ड आपका क्यू स्क्वायर बाय 2c होता है, चार्जिंग के टाइम पे दिस कैपेसिटेंस तो आपका कांस्टेंट है, तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। तो अगर एनर्जी उसका 1/4 है किसी भी टाइम t पर, स्टोर्ड एनर्जी अगर मैक्सिमम का 1/4 है, तो जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम का हाफ होगा, बिकॉज ये क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शन है ना। तो एनर्जी अगर आपका 1/4 है तो चार्ज आधा होगा, तो ये Q0/2 इस समय आपका चार्ज वैल्यू है ऑन द कैपेसिटर। Now, the standard equation for this charging, standard equation जो charging का होता है, that standard equation is Q equals to Q0 times 1 minus e to the power minus t by RC। ठीक है, ये आपका standard equation है। इस Q में the question says अभी चार्ज बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम का आधा हो गया है, तो इस चार्ज की जगह मैं Q0/2 प्लेस कर रहा हूं। कैलकुलेशन में कंप्लीट करके दिखा रहा हूं इसमें, बट अदरवाइज आप कैलकुलेशन इसमें थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं, बताता हूं कैसे। ये फर्दर अपन देखें तो ये Q0 कैंसिल होके आपका e to the power minus t by RC जो है वो हाफ आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ अपन ln ले लें, अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट, दोनों तरफ ln लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे वी विल हैव t by RC एंड राइट हैंड साइड पे वी विल हैव ln2। दोनों तरफ ln लिया है मैंने, तो यहां से t की वैल्यू जो आएगी दैट इज RC ln2। तो ये टाइम का वैल्यू आ गया कि इतने टाइम पर, ये RC ln2 मतलब ऑप्शन बी आ गया कि इस टाइम पर आपका चार्ज जो होगा वो मैक्सिमम का आधा हो जाएगा। बस रिलेट सिर्फ इतना करना था कि एनर्जी मैक्सिमम की 1/4 है, और ये तब होगा जब चार्ज मैक्सिमम का आधा हो जाए। तो ये डायरेक्टली क्लिक होगा, इसमें कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो डायरेक्टली क्लिक हो गया। फिर इस इक्वेशन में अपन ने Q0/2 प्लेस किया और वो RC ln2 के बराबर आपका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इसको अपन देखें तो इक्वेशन जो आती है, राइट, उसको अपन अपने हाफ लाइफ वाले सिचुएशन से भी लिंक कर सकते हैं। जैसे हाफ लाइफ वहां पे ln2/λ होता था, तो वो ln2/λ जैसा ही है यहाँ पे। आप देखो इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पे लैम्डा जो है, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो लैम्डा आता है, वो लैम्डा की जगह आपको यहाँ 1/RC दिख रहा है, और वहां पे आपका t हाफ जो होता था दैट t हाफ वाज ln2/λ। तो वो ln2/λ आप यहां प्लेस करोगे तो वो RC ln2 ही आ रहा है। चार्ज आधा हो जाना चाहिए मैक्सिमम का, मतलब वो हाफ लाइफ वाली सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हैं। खैर, इस इक्वेशन में अपन ने Q0/2 प्लेस किया, ln लिया दोनों तरफ, और आपका टाइम वैल्यू RC ln2 आ रहा है। अगेन एन एवरेज क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ RC सर्किट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आया है। A train moves towards a stationary observer with a speed 34. The train sounds a whistle and its frequency registered is F1. इस ट्रेन की स्पीड अगर रिड्यूस कर दें 17 को तो रजिस्टर्ड इज F2, साउंड की स्पीड 3। अगेन डॉपलर इफेक्ट का सिंपलेस्ट पॉसिबल सिचुएशन जो बन सकता था बिल्कुल वही है। तो पहले अपन देखें, यहां पे ये कह रहा है जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड 0 है, और जो ट्रेन है, जो सोर्स है, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो पहले अपन अपना फ्रीक्वेंसी का एफ डैश का फॉर्मूला बना लें। तो एफ डैश विल बी F0 टाइम्स V अपॉन V माइनस VS। एक्चुअल फॉर्मूला तो होता है V प्लस माइनस VO अपॉन V प्लस माइनस VS। तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो VO तो 0 कर दिया, और VS यहां पे V माइनस VS है बिकॉज सोर्स ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो V माइनस VS। नाउ अपन F1 अगर देखें तो F1 विल बी F0 टाइम्स V का वैल्यू इज 340 अपॉन दिस V इज 340 और VS कितना है, इट इज 34, है ना। तो ये कैलकुलेशन अपन कर लेंगे, इट विल बी 340 अपॉन 306 इतना हर्ट्ज। सेम कैलकुलेशन आप F2 के लिए करोगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, एंड जस्ट डिवाइड दैट F1 अपॉन F2।
बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैलकुलेशन मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, जस्ट अपन को ये एफ डैश का फॉर्मूला डॉपलर इफेक्ट से अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। एक बार F1 के लिए सॉल्व किया, पहले स्पीड ट्रेन की 34 थी, फिर F2 जब ट्रेन की स्पीड 17 कर दोगे, दो F1 F2 वैल्यूज आ रही हैं, डिवाइड किया और वहां से आपका F1 बाय F2 का वैल्यू आ जाएगा, एंड दैट वैल्यू F1 अपॉन F2 इट कम्स आउट एज 19 अपॉन 18, दैट्स ऑप्शन डी। Right, that was question number 6. Again, direct application of Doppler effect. Right, next पे चलते हैं. Right, इस question में it says the physical quantity x and y are related as y equals to 4 tan x. x की value pi by 4 पर error जो है वो 2% है, x को error analysis का question आया, and find the percentage error in measurement of y. So it's a good question. जो routine theory जो अपन देखते हैं उससे थोड़ा सा हटके question है। तो अब ऐसे केसेस जहां पे y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा हो, तो ये y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है आपको 4 tan x, ऐसे केसेस में एरर हैंडल करने का बेस्ट तरीका है कि आप पहले dy by dx कैलकुलेट करो। तो dy by dx, ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4 tan x, इसके लिए dy by dx कितना आएगा? इट विल बी 4 और tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x। अच्छा, इस dy by dx को मैं लिख सकता हूं एक तरह से डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा x उधर भेज दूं तो 4 sec स्क्वायर x टाइम्स डेल्टा x। अब मैं डेल्टा y बाय y निकालना चाहता हूं। इसने बोला परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ y, तो परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर इनटू 100। अब y का रिलेटिव एरर मतलब क्या है? डेल्टा y बाय y। तो डेल्टा y का वैल्यू तो मेरे पास है, दिस इज 4 sec स्क्वायर x इंटू डेल्टा x, ये डेल्टा y का वैल्यू है, अपॉन y। अच्छा, y का वैल्यू तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है 4 tan x, तो अपॉन y इज 4 tan x। तो ये 4 and 4 कैंसिल होकर मेरे पास ये बच रहा है sec स्क्वायर x अपॉन tan x इंटू डेल्टा x। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला परसेंटेज एरर निकालना है जब x की वैल्यू पाई बाय 4 हो। तो परसेंटेज एरर मतलब वो 100 से मल्टीप्लाई करना है, वो लास्ट में देखते हैं। बट यहां x की वैल्यू पाई बाय 4 दे रखी है, तो ये जो sec स्क्वायर x वगैरह है इसमें x अपन प्लेस कर दें पाई बाय 4 45 डिग्री, तो tan पाई बाय 4 तो 1 हो जाएगा, और sec पाई बाय 4 √2 है, स्क्वायर किया तो 2 हो गया, तो दिस इज 2 डेल्टा x। तो ये एक मेरे पास डेल्टा y बाय y की वैल्यू ये 2 डेल्टा x आई। नाउ द क्वेश्चन सेज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ x इज 2, मतलब मुझे डेल्टा x बाय x इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है 2, तो यहां से अपन डेल्टा x की वैल्यू पिक कर लेंगे, है ना। तो यहां से डेल्टा x की वैल्यू अपन पिक कर रहे हैं, तो दैट डेल्टा x का वैल्यू इट इज अच्छा, डेल्टा x इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है, तो ये आपका 2x अपॉन डेल्टा x की जो वैल्यू दैट इज 2x अपॉन 100, राइट। ये 100 को अपन वहां पे भेज दें तो इट बिकम्स y का परसेंटेज एरर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x का परसेंटेज एरर, है ना, 4 टाइम्स x। अब ये x जो है वो पाई बाय 4 दे रखा है, वो यहां पे पाई आप पाई बाय 4 प्लेस करोगे, ये y का परसेंटेज आपका पाई आ रहा है, ठीक है। जस्ट अपन ने कैलकुलेशन जो किया उसके हिसाब से आपका पाई आंसर आ रहा है, तो इट इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो मैंने dy बाय dx निकाला पहले, जब भी y एज अ फंक्शन ऑफ x है मैंने dy बाय dx निकाला, यहां से डेल्टा y की वैल्यू लिखी, डेल्टा x को उधर भेज दिया, डेल्टा y बाय y इज अ रिलेटिव एरर, तो यहां पे y मैंने 4 tan x सब्स्टिट्यूट किया, देन इसके अंदर x प्लेस किया, बिकॉज x पाई बाय 4 दे रखा था, वो सब्स्टिट्यूट किया, तो डेल्टा y बाय y का वैल्यू 2 डेल्टा x आया। फिर ये गिवन डेटा मैंने यूज किया कि डेल्टा x बाय x इंटू 100 2 दे रखा है, तो यहां से सब्स्टिट्यूट किया है, और y का परसेंटेज एरर पाई परसेंट आ रहा है, पाई परसेंट y का परसेंटेज एरर है। तो अगेन यूनिट्स एंड डायमेंशन से एरर एनालिसिस एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका प्रोफाइल आप लोग ध्यान रखो कि इस तरह के क्वेश्चंस हो तो ये डिफरेंशिएट करके आपको आगे डिटेल्ड एनालिसिस इसका करना होता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। थर्मोडायनामिक्स, when gas is given heat delta q a part of heat is utilized in doing work, right। तो ये रेगुलर थ्योरी बता रहा है कि इसको हीट जब देते हैं तो उसका कुछ पार्ट जो है वो वर्क में जाता है, कुछ पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी में जाता है, एंड सो ऑन। An ideal diatomic gas is heated at constant pressure. Constant pressure मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है,
रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जी टू हीट सप्लाइड। सो अगेन वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा है, कई लोगों को याद भी रहता है रिजल्ट, मैं लिख के बताया था। तो वो बोल रहा है इंटरनल एनर्जी टू हीट सप्लाइड, तो कितना इंटरनल एनर्जी को मिला हीट में से वो देखना है। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला सीधा हो जाएगा एनसीवी डेल्टा टी, क्यू का फॉर्मूला आइसोबारिक के लिए हो जाएगा एनसीपी डेल्टा टी, इट बिकम्स सीवी अपॉन सीपी। अच्छा, सीपी बाय सीवी गामा होता है, तो सीवी बाय सीपी विल बी 1 बाय गामा। और डाई एटॉमिक है, तो डाई एटॉमिक के लिए जो गामा का वैल्यू है 1 + 2 बाय एफ के हिसाब से 7 बाय 5, तो मेरा डेल्टा यू अपॉन क्यू जो 1 बाय गामा आ रहा है, दैट फ्रैक्शन इज 5 बाय 7। तो उस पूरे क्यू में से 5 बाय 7 पार्ट तो इंटरनल एनर्जी को मिला, और रिमेनिंग 2 बाय 7 पार्ट जो होगा वो वर्क को मिलेगा। Alright, moving to the next question. Question number 9 में a circular loop of radius R, alright, magnetic field, torque वगैरह से related question है। Circular loop of radius R, it is kept in XZ plane, uniform magnetic field में, constant magnetic field में उसको रखा है, and we need to find the magnitude of torque, right? Magnitude of torque acting on the loop. Right, now we know that torque जो एक loop पे लगता है, that torque is given by M cross B, where M is the magnetic moment, B is the magnetic field. तो अपन इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखें तो वी कैन सी दैट मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो आपका है वेक्टर फॉर्म, इट इज NIA, दिस NIA वेक्टर। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 1 है बिकॉज एक सर्कुलर लूप दे रखा है सिर्फ, और एग्जैक्ट प्लेन में है, तो एग्जैक्ट प्लेन में हुआ तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर विल बी इन जे कैप डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक मोमेंट को तो मैंने लिखा सीधा I इंटू ए, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन जो होगा दैट इज इन जे कैप। अब वो प्लस जे कैप में भी हो सकता है, माइनस जे कैप में भी हो सकता है, तो वो मैटर नहीं करेगा बिकॉज लास्ट में हमें मैग्नीट्यूड ही पूछा है सिर्फ। देन क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है ये कंप्लीट वेक्टर, तो सीधा अपन जो m वेक्टर है दिस मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपका कुछ वेक्टर क्वांटिटी आएगा, राइट जैसे अगर अपन इसका गिवन मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो जे क्रॉस आई जो होगा दैट विल बी माइनस के, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, तो वैल्यू जो आपका आएगा इट विल बी आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी नॉट, ठीक है, दैट मल्टीप्लाइड बाय, ये अपन मल्टीप्लाई करेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो यहां माइनस के कैप बचेगा और ये 3 आई कैप आएगा। अब इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है ना, फैक्टर जो आएगा वो √10 का आएगा, तो उसके हिसाब से इज ऑप्शन नंबर 3। तो अगेन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था टॉर्क इवैल्यूएशन का। मैंने पहले m वेक्टर निकाल लिया मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, बिकॉज द लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म दे रखा था, और टॉर्क जो है वो m क्रॉस b, तो m वेक्टर लिखा, b वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, और उसका मैग्नीट्यूड जो है दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ टॉर्क। राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट जो है वो आपका फ्लूइड्स से रिलेटेड है। राइट, तो स्टोरेज शावर सप्लाइज वाटर एट एज शोन फिगर, पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइट h गिवन है डायग्राम में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो डेंसिटी है, स्पीड ऑफ फ्लो इन हॉरिजॉन्टल पाइप b हमें v लेना है, और प्रेशर एट b निकालना है। ओके, तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है फ्लोइंग फ्लूइड का, फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, तो बर्नौली से सॉल्व होगा। तो मैं यहां पे कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहा हूं दैट इज बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम बिटवीन A एंड B, बिकॉज फोकस सारा उन 2 पॉइंट्स पे गिवन है कि A और B के बीच में मैं बर्नौली अप्लाई कर रहा हूं। तो जब A और B के बीच में बर्नौली लिखूंगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, तो अपन लिखते हैं दैट, और इनफैक्ट अपन ऐसा लिखें दैट इज PA प्लस रो GHA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू PB प्लस रो GHB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर। ये A और B के बीच में बर्नौली लिखा। अच्छा, अब B पे अगर मैं रेफरेंस बना लूं, वही यूजुअल अपन B पे रेफरेंस बनाएंगे, तो B का जो हाइट होगा वो तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया। देन A पर प्रेशर जो है वो P नॉट है, बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो A पे प्रेशर P नॉट हो गया। यहां A का जो हाइट है वो डायग्राम में मुझे h दे रखा है, एंड सिंस इट इज अ लार्ज टैंक विथ अ स्मॉल ओपनिंग, तो अपन जानते हैं कंटिन्यूटी के हिसाब से जब लार्ज टैंक होगा तो वो लार्ज टैंक वाली जगह पर जो स्पीड होगी दैट विल बी नेग्लिजिबल। ये एक फैक्टर हमें बहुत हेल्पफुल रहता है इस तरह के क्वेश्चंस में, कि लार्ज टैंक दिया मतलब उस क्रॉस सेक्शन वाली जगह पे आप स्पीड को नेग्लिजिबली स्मॉल कर दो, a इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, तो a बहुत ज्यादा है तो v नेग्लिजिबल हो गया।
तो अब मुझे पी बी का वैल्यू निकालना है। एज पर द क्वेश्चन मुझे पी बी का वैल्यू निकालना है। तो यहां से आपका पी बी का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस, अच्छा बी पे स्पीड क्वेश्चन ने खुद ही दिया है कि वी है, तो ये इधर से इधर ट्रांसपोज कर दिया मैंने, तो माइनस हाफ रो वी स्क्वायर। तो उसके हिसाब से डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो अगेन दिस इज सिंपलेस्ट पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। सीधा सीधा बर्नौली थ्योरम लग रहा है ए और बी के बीच में। रेफरेंस ऑप्ट करो, इक्वेशन लिखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड हियर इज योर रिजल्ट। ठीक है, तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। राइट, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फंक्शन गिवन है और कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है। राइट, तो अब इस केस में अपन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेव फॉर्म में दे रखा है। राइट, वेव इक्वेशन दे रखा है। तो वेव इक्वेशन अपना होता है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसको अपन अगर मल्टीप्लाई करें, जैसे ये बाहर जो लिखा हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो x का कोएफिशिएंट ये है एंड वी नो दैट x का कोएफिशिएंट k होता है। तो k लिखा हुआ है अभी 1.57 इंटू 10 टू द पावर 7 एंड वी नो दैट k इज 2 पाई बाय लैम्डा। अच्छा, ये जो 1.57 है दिस इटसेल्फ इज पाई बाय 2। तो ये पाई और पाई कैंसिल होंगे और आपका लैम्डा का जो वैल्यू आएगा, आप कैलकुलेशन देखो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स। तो यहां से पहले मैंने लैम्डा निकाल लिया बिकॉज इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो फंक्शन है, लाइट वेव जो दे रखा है, इसको हमने इंसिडेंट किया। द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन दिस लाइट इज इंसिडेंट, इट इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वर्क फंक्शन गिवन है। तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो अपन इक्वेशन लिखें दैट E इज इक्वल्स टू फाई प्लस के मैक्स, है ना। सीधा अपन E इक्वल्स टू फाई प्लस के मैक्स लिखे तो E तो हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा। तो एच सी हो गया 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा इट इज 4 इंटू, अब लैम्डा का वैल्यू अपन प्लेस करें तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 है ना, तो दिस इज 400 नैनोमीटर। दिस इज इक्वल्स टू फाई प्लस के एम, फाई जो होगा दैट इज 1.9 और के मैक्स निकल जाएगा। तो यहां से अपन के मैक्स की वैल्यू निकाल लें। राइट, ये के मैक्स की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो अब के मैक्स को वी नो दैट इट बी इक्वेटेड टू ईवी नॉट। तो अगर के मैक्स का वैल्यू आ गया तो वहां से फिर अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल ये वी नॉट का वैल्यू निकाल सकेंगे। तो इस कैलकुलेशन में अपन देखें तो के मैक्स की वैल्यू जो आ रही है वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट जो आएगा दैट विल बी 1.2 वोल्ट्स। अच्छा, क्वेश्चन ने स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है और वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दी है। तो ऐसे केस में वी विल गो विथ दिस 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो आंसर ऑप्शन जो है वो वोल्ट्स में होने चाहिए थे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन लाइट इज इंसिडेंट विद एमिटर वर्क फंक्शन, तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा था तो आंसर वोल्ट में होना चाहिए था। तो ये वैसे तो 1.2 वोल्ट शुड बी द आंसर, है ना, बट सिंस ऑप्शंस यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, वो के मैक्स के ही ऑप्शन दे दिए हैं, तो वी विल गो विद दिस ऑप्शन बी। टेक्निकली ऑप्शंस गलत हैं, वो वोल्ट्स में होने चाहिए थे। ऑलराइट, बट स्टिल अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मैंने के निकाला, के से लैम्डा लिया और फिर E इक्वल्स टू 5 प्लस के मैक्स के थ्रू के मैक्स निकाल लिया। राइट, देन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी इट एज अ 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। फ्रिक्शन में वो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है। अब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका हम देखते हैं कि हमेशा पहले ये मानते हैं पहले अपन ये चेक करते हैं कि यार दोनों ब्लॉक्स में रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं। तो यहां पर इट सेज द ब्लॉक ऑफ मास m सिट्स ऑन द टॉप ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2m which sits on a table। हर जगह म्यू की वैल्यू 1 है, मतलब ब्लॉक्स के बीच में भी फ्रिक्शन है और टेबल और ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन है। A massless string is connected to each mass and wraps halfway around a massless pulley as shown। यहां से 6 mg फोर्स लगा रहे हैं और आगे हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ हैंड क्या होगा। ओके, तो अब ऐसे केस में सबसे पहले तो ये सिंस पुली मासलेस है, तो इधर अगर मैं 6 mg की फोर्स लगाऊंगा तो यहां पे आधा आधा ट्रांसफर होगा। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज 3 mg एंड 3 mg। वो ऑफ कोर्स आप ऑब्वियस पॉइंट है, पुली मासलेस है तो ये हाफ हो जाएंगे। तो 3 mg एंड 3 mg ब्लॉक्स पे आ रहा है। अब सबसे पहले इफ वी अज्यूम दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स, है ना, अगर ब्लॉक्स में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है और दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, तो इस कंबाइंड ब्लॉक पे इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो तो इग्नोर हो जाएगा बिकॉज ऑफ ए सिंगल एंटिटी है।
और ग्राउंड पे घसीटते हुए आगे जा रहे हैं, तो यहां से इनको फ्रिक्शन लग जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. लेट्स से इट इज द फ्रिक्शन F2, और इनके बीच में जब फ्रिक्शन काम आएगा उसको मैं मार्क कर दूंगा एज F1. तो अभी तो अगर इन दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं है तो F1 को लेने की नीड नहीं है. दोनों एक कंबाइंड ब्लॉक की तरह आगे बढ़ रहे हैं ऑफ मास 3m, और ग्राउंड से उनको काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है. अच्छा, दोनों को मिलाकर आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? इट इज 6 mg माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा Fk2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द टोटल मास 3m टाइम्स एक्सेलरेशन. अच्छा, Fk2 अपन जो प्लेस करेंगे, अच्छा अब ये जो Fk2 होगा, अगेन वैल्यू देखो, दिस इज 3 mg माइनस Fk2 विल बी म्यू के n. अब ग्राउंड से जो ब्लॉक को नॉर्मल लगेगा दैट विल बी 3 mg, है ना, कंबाइंड ब्लॉक मानकर चले तो दिस इज 3 ma. म्यू की वैल्यू 1 दे रखी है, तो वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू g आ रही है, राइट. तो अगर मैं दोनों में रिलेटिव मोशन अज्यूम ना करूं कि कंबाइंड ब्लॉक की तरह चल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g आ रही है. अब ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि रिलेटिव मोशन नहीं होना हमारा सही अजम्पशन था या नहीं था. तो ऐसे केस में मैं अगर टॉप वाला जो ब्लॉक है ना उसको ऑब्जर्व करूं, तो स्टॉप वाले ब्लॉक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये टेंशन लग रहा है 3 mg, और इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा लेट्स से F1. तो इस ब्लॉक के लिए अगर अपन इक्वेशन लिखें ये मानते हुए कि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? 3 mg माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन F1, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है, यहां से अच्छा एक्सेलरेशन की वैल्यू उधर g सब्स्टिट्यूट करूं तो F1 की वैल्यू आपकी आ रही है 2g. ठीक है, F1 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2 mg, राइट. अब अपन देखें तो F1 का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता था स्टैटिक फ्रिक्शन दैट विल बी μsn. अच्छा, μs की वैल्यू 1 दे रखी है, n की वैल्यू mg होगी, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो 1 पे लग सकता है वो mg है. और यहां कैलकुलेशन में 1 पे लगने वाला फ्रिक्शन 2 mg आ रहा है, जो ऑब्वियसली अवेलेबल ही नहीं है ना. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो 1 पे लग सकता है वो हमने निकाला, वो mg है. बट जब हमने कंबाइंड ब्लॉक मानकर सॉल्व किया तो 1 पे लगने वाली फ्रिक्शन की वैल्यू 2 mg आई है. तो 1 पे लगने वाली फ्रिक्शन की वैल्यू 2 mg आ रही है, जो हमारे Fs मैक्स से ज्यादा है. दैट मींस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो दैट इंप्लाइज देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन. ठीक है, तो दोनों में रिलेटिव मोशन होगा. अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा. तो अगर मैं अलग अलग सॉल्व करूं तो आप देखो सिंपली स्मॉल m के लिए, अब दोनों के अलग अलग इक्वेशन आएगी. तो स्मॉल m के लिए जो इक्वेशन होगी, है ना, स्मॉल m के लिए जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन का फोर्स 3 mg माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन का फ्रिक्शन Fk1 अपॉन उसका मास m. अच्छा, F1 को मैं लिखूंगा म्यू n, म्यू की वैल्यू 1 है, वो सब गिवन है. तो ये एक्सेलरेशन आ गया 2g टुवर्ड्स द राइट साइड. देन एक्सेलरेशन ऑफ 2m अगर अपन देखें तो एक्सेलरेशन ऑफ 2m में फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक तो फोर्स लग रहा है 3 mg, प्लस ऊपर वाले ब्लॉक से जो फ्रिक्शन लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इस पे, और ग्राउंड से जो फ्रिक्शन लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा F2 अपॉन इसका मास 2m. इसको अपन सॉल्व करें तो ये जो एक्सेलरेशन वैल्यू आप देखो, F2 को आप प्लेस करोगे 3 म्यू mg, F1 को आप म्यू mg रखोगे तो ये वैल्यू आपकी g/2 आ जाएगी. दैट g/2 इट इज टुवर्ड्स राइट. ठीक है, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अब मैंने सेपरेटली फाइंड आउट कर लिया बिकॉज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. अब जो पुली का एक्सेलरेशन होगा वही हैंड का एक्सेलरेशन होगा. और ऐसे केसेस में अपन जानते हैं कि अगर अपन कंस्ट्रेंट मोशन वाला सिचुएशन लिखें तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्सेलरेशन ऑफ m प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2m इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली. तो यहां से पुली का एक्सेलरेशन जो आएगा दैट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ m प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2m. तो दिस इज 2g प्लस g/2 अपॉन 2. तो दैट मेक्स द एक्सेलरेशन एज ये 4-5 हो जाएगा. तो दिस इज 5g/4. तो पुली का और हैंड का जो एक्सेलरेशन है वो 5g/4 राइट साइड में आएगा. दैट्स गिवन बाय ऑप्शन सी. तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. बट अगेन जेई की प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस तरह के 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. बस ध्यान ये था कि पहले हमें चेक करना है कि रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं.
हमने प्रूव किया कि रिलेटिव मोशन हो रहा है बिकॉज 1 पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो एफएस मैक्स से ज्यादा आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल, सो देयर विल बी रिलेटिव मोशन। फिर दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग सॉल्व किया, ये दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग सॉल्व करके फिर मैंने कंस्ट्रेंट मोशन के थ्रू उस पुली का और हैंड का एक्सेलरेशन निकाला है। तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम। तो इसका प्रोफाइल डेफिनेटली आप लोग रिव्यू करो, इससे रिलेटेड थियोरी आप लोग एक बार वापस से रिवाइज करो। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, राइट। तो अगेन डायग्राम देखते ही बिल्कुल क्लिक हो गया कि बिल्कुल ऑब्जर्व्ड केस है, देखा हुआ सिचुएशन है आपका ये। एडजॉइनिंग डायग्राम 3 स्ट्रोब बबल्स prepared by blowing the capillary tubes. Bubble B is largest, फिर C smallest है, A mid size है, S1 को क्लोज रखा है, S2 S3 और ये सब अपन S को क्लोज रखा है, बाकी ओपन कर दिए, और कौन कोलैप्स होगा कौन एनलार्ज होगा वो निकालना है। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इनफैक्ट याद होगा आपको। और थीम जो है वो ये है, द प्रेशर डिफरेंस इन अ सोप बबल, है ना, इट इज 2s by r एंड 4s by r वाले जो रिजल्ट्स हैं वो 2s हो या 4s हो, वी नो दैट प्रेशर डिफरेंस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अब यहां रेडियस जो है वो B का ग्रेटेस्ट है, ठीक है, B का रेडियस ग्रेटेस्ट है, सो दैट इंप्लाइज डेल्टा P जो होगा वो B में वो लीस्ट होगा, है ना, वो लीस्ट होगा। तो ऐसे केस में A और C में प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है बिकॉज उनके रेडियस कम है, और B में प्रेशर डिफरेंस जो है वो लीस्ट है। तो ऐसे केस में A और C में से गैस निकल के, A और C में से एयर निकल के B में जाने लगेगी। तो एयर विल मूव फ्रॉम A एंड C टुवर्ड्स B। तो A और C में से एयर निकलेगी तो B में जाएगी। अच्छा, ऐसे केसेस में क्या होता है, जो छोटे हैं वो और छोटे हो जाते हैं, जो बड़ा है वो और बड़ा हो जाता है। तो उसके हिसाब से A एंड C विल कोलैप्स एंड द वॉल्यूम ऑफ B विल इंक्रीज। ये अपन ऐसे यूजुअली ध्यान रख सकते हैं कि जो छोटे हैं वो और छोटे होते जाएंगे और जो बड़ा है वो और बढ़ता जाएगा, जिसके पीछे बैकग्राउंड रीजन यही है कि प्रेशर डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये एक स्टैंडर्ड थियोरी का पार्ट है, आपको याद होगा। हाँ, एनटीए वाले आंसर्स में इसका आंसर A दे रखा है विच इज रॉन्ग। इसका आंसर जो होना चाहिए इट शुड बी C। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखें तो देखते ही रोटेशन का प्रॉब्लम दिख रहा है, और अगेन स्टैंडर्ड डायग्राम है, इवन एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। तो स्टैंडर्ड डायग्राम है, इट सेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, फ्री एंड सीलिंग से अटैच कर रखा है सिस्टम, इक्विलिब्रियम में था इनिशियली बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम टाइम फ्रॉम रेस्ट, इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द रिंग, वी नीड टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। राइट, तो स्ट्रिंग में अगर टेंशन निकालना है, अपन इस रिंग का FBD बना लें, तो यहां से टेंशन अपवर्ड्स, राइट, इसके सेंटर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, r इसका रेडियस है, ठीक है। तो अब यहां पे ये जो रिंग है, इस रिंग को अपन ऑब्जर्व करें तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसका रोटेशन भी हो रहा है रिंग का, प्लस इसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो इसका रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है। तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन अगर देखें तो ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन तो क्या बनेगी, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, तो mg माइनस टी इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फिर रोटेशन भी हो रहा है तो इक्वेशन क्या होगी, नेट टॉर्क इक्वल्स आई अल्फा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टी-आर। mg का टॉर्क 0 है बिकॉज cm से पास कर रहा है, तो टेंशन का टॉर्क इज टी-आर एंड दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। रिंग है तो आई कितना होगा, mr स्क्वायर, तो दैट इनटू अल्फा। अलॉन्ग विद दैट, सिंस स्लिपिंग नहीं है तो स्लिपिंग नहीं होगा, तो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दे विल बी रिलेटेड एज a इक्वल्स टू अल्फा आर। ये अगेन आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो इस तरह से इक्वेशन आप लिखते थे। अब यहां पे मुझे t का वैल्यू निकालना है, सिंस स्लिपिंग नहीं है तो इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ट्रांसलेटरी मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिलेटेड एज a इक्वल्स टू अल्फा। अब इसमें अपन a और अल्फा एलिमिनेट कर दें, तो यहां से आपकी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अपन डिवाइड करें, अल्फा को यहां पे अपन सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपकी इक्वेशन बन रही है दिस mg माइनस टी अपॉन टी, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अच्छा ये अगर यहां सब्स्टिट्यूट किया अल्फा एज a बाय आर, ठीक है, अल्फा को यहां मैं a बाय आर प्लेस करता हूं, तो ये a बाय आर में एक r कैंसिल हो गया, इधर से एक r फर्दर कैंसिल हो गया, तो m बाय m बचा, तो दैट इज 1। तो ये 1 हो गया, तो दिस इज 2t इक्वल्स टू mg, दिस t का वैल्यू इट इज mg अपॉन 2। तो ये अगेन आपका एक एवरेज क्वेश्चन ही है, बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है, आपकी बिल्कुल रूटीन प्रॉब्लम्स का पार्ट है। Alright, moving to the next question. 16 question में it says a light cylindrical tube T of length L and radius R containing air is inverted in water density D1. One end of the tube is open, other is closed. एक block B है density D2 का, जिसका D1 से ज्यादा density है, उसको अपने रखा है और system equilibrium में। Right, we need to find the volume of this block and density of air has to be considered negligible as compared to density of water. Alright, fine. तो fluids का basic buoyancy का question है।
यहाँ मेन चीज बस ये समझनी है, जैसे यहाँ पर इट इज एयर, राइट, ये डॉटेड बना रखा है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर एयर है और यहां तक पानी फिल्ड है, इस पोर्शन में तो पानी फिल्ड है। अब सीधा हमारा इक्वेशन जो आएगा कि सिंस द मास ऑफ दिस कंटेनर, जो नीचे कंटेनर है आप देखिए, इट सेज अ लाइट सिलिंड्रिकल ट्यूब, तो ये सिलिंड्रिकल ट्यूब का खुद का कोई मास नहीं है, तो ये जो ट्यूब है यहां पर एल लेंथ का, इसका कोई मास नहीं है, तो सिर्फ ब्लॉक का मास है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा दैट विल बी एम बी इंटू जी, एंड दैट हैज टू बी बैलेंस्ड विद द नेट बॉयंट फोर्स जो पूरे सिस्टम पे लगेगा, है ना। तो सिलेंडर का कोई मास नहीं था, केवल ब्लॉक का मास लिया, तो एम बी जी इक्वल टू एफ बी। अच्छा, ब्लॉक का मास अपन क्या लिखेंगे, उसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ब्लॉक का डेंसिटी दे रखा है d2, वॉल्यूम उसका v मान लेते हैं, दैट इंटू जी, एंड बॉयंसी अपन क्या लिखेंगे, इट इज रो एफ वी जी, वी नो दैट जो बॉयंट फोर्स का एक्सप्रेशन होता है दैट इज रो एल वी जी। रो एल इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इट कैन बी रिटन एज d1, देन दिस v इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो आप देखो इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करने में दो चीजों का रोल है, एक तो ब्लॉक का रोल है, तो ब्लॉक अपने वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस करेगा, तो एक तो मैंने v लिख दिया, प्लस अब कंटेनर का जो लोअर वाला पार्ट है ये, इसके अंदर तो पानी भर गया, तो यहां तो पानी डिस्प्लेस हुआ नहीं, पानी तो इस जगह एज इट इज है, केवल जिस पोर्शन में ये एयर है ना, यहां पे पानी नहीं है, तो इतने वॉल्यूम का, ये वाले वॉल्यूम का जो लिक्विड होगा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है, बिकॉज यहां तो वाटर भरा हुआ है, तो केवल इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो अब ये एयर फिल्ड पोर्शन का वॉल्यूम कितना है, सिलेंडर है ये, पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई 3, ये वॉल्यूम, एंड दैट इंटू जी। तो हमें क्वेश्चन में रेडियस जो है वो मेंशन्ड है, डायग्राम के अंदर ये आर आपको दिखा रखा है सिलेंडर का, तो ये पाई आर स्क्वायर एल बाई 3 ये वाला वॉल्यूम हो गया, ब्लॉक अपने टोटल वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये आपकी इक्वेशन बनी। इसको अपन रीअरेंज करें तो आपका ये वैल्यू बन रहा है, दिस इज d2 माइनस d1, ये v g दोनों तरफ कैंसिल हो गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एल बाई 3, और यहां से अपन v का वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें वॉल्यूम निकालना था, तो ये v का वैल्यू पाई आर स्क्वायर एल बाई 3 अपॉन d2 माइनस d1, उसके हिसाब से अपन देखें तो ये पाई आर स्क्वायर एल बाई 3 अपॉन d2 माइनस d1, उसके हिसाब से चाहिए d1 जो रहेगा वो भी यहां पर आएगा, है ना, ये d1 वाला फैक्टर भी है, तो उसके हिसाब से वी कैन सर्च द ऑप्शन कि d1 पाई आर स्क्वायर अपॉन d2 माइनस d1, तो दैट विल बी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में अपन को वो रिजल्ट दिख रहा है जो अपन इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉयंसी क्वेश्चन था कि अपन ने ब्लॉक बी के mg से एफ बी को बैलेंस किया है एंड बॉयंसी का कॉन्सेप्ट लगाया, तो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेजर्ड फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट इज गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। खैर इसमें कोई डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं, अपन देखें तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ये दोनों काउंट नहीं होंगे, तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Now, YDSC का क्वेश्चन, white light is used to illuminate the two slits of YDSC experiment. The separation between two slits is x. तो ये हमें गिवन है कि अगर मैं अपना ये YDSC सेटअप बना लूं तो इसमें दो स्लिट्स के बीच का गैप जो है वो x है, और यहां पर अपने स्क्रीन बनाया है, तो स्क्रीन यहां से z डिस्टेंस पे है एज पर द क्वेश्चन। एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, तो ये मैंने सेंटर वाली लाइन बनाई, स्लिट के एग्जैक्ट सामने, मतलब यहां ये x/2 हाइट पे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से x/2, तो कह रहा है यहां पे कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है। सिंस व्हाइट लाइट भेजी है तो बहुत सारी वेव्स का कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, किसी वेवलेंथ का कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, तो ये पूछ रहा है कि x/2 पर कौन सी वाली वेवलेंथ का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। वी नो दैट यहां पे बहुत सारी वेवलेंथ का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, बट इन चारों ऑप्शन में से किसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस x/2 पे हो रहा है। So at a point on the screen directly in front of the slit, which wavelength is absent? तो absent वही होगा जिसका destructive interference हो। अब destructive interference के लिए हमारे पास nth dark fringe का फॉर्मूला होता है, it is 2n-1 lambda d by d। ठीक है, जो डेटा हमें गिवन है उसके हिसाब से y is equals to 2n-1 lambda, कैपिटल D की जगह we have z और स्मॉल d की जगह we have x। ठीक है, अब यहां से सिंस लैम्डा पे डिस्कशन है और y मुझे दे रखा है, y का वैल्यू इज x/2, तो इस y की जगह मैं x/2 रखूं, तो यहां से लैम्डा का जो वैल्यू आएगा, दिस लैम्डा का वैल्यू यहां x/2 है तो वो x² हो जाएगा, तो दिस विल बी x² अपॉन 2n-1
टाइम्स z। ठीक है, तो ये अपना y का वैल्यू, सिंस y का वैल्यू अपन यहां पर x/2 प्लेस कर रहे हैं, और फर्दर यहां पे 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d होता है, सॉरी 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, तो उसके हिसाब से वो 2 कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा का ये वैल्यू x² अपॉन 2n-1 z आया। अब यहां पे अपन n की वैल्यूज प्लेस करके देखें, जैसे n का वैल्यू 1 प्लेस कर रहा हूं, n की वैल्यू आप इंटीजर ही प्लेस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 प्लेस कर रहा हूं तो आपका लैम्डा का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज x² बाय z। सिमिलरली n की वैल्यू अपन 2 प्लेस कर रहे हैं तो आपका लैम्डा का वैल्यू कम्स आउट एज x² बाय 3z, है ना। ऐसे n का वैल्यू 3 प्लेस कर रहे हैं तो आपका लैम्डा का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज x² बाय 5z, और ये अपन देखें तो इफेक्टिवली ये x² बाय 5z मुझे ऑप्शन में मिल रहा है। जैसे मैंने कहा यहां पे बहुत सारी वेवलेंथ्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है जिसके लिए भी वो डेटा एस्टैब्लिश हो जाए, बट हमें इन 4 में से देखना था कि कौन सी लैम्डा के लिए डिस्ट्रक्टिव है, तो अपने सिर्फ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, y की वैल्यू यहां x/2 प्लेस की, n की अलग अलग वैल्यूज यहां रखी और लैम्डा x² बाय 5z पिक कर लिया। तो अगेन YDAC का स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन लगाना था। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट, इस क्वेश्चन में ब्लॉक ऑफ मास m नॉट इक्वल्स म्यू एल इज अटैच्ड टू फॉर्म अ स्ट्रिंग ऑफ मास म्यू एल और वेव पल्स है टाइम टेकन टू रीच द सीलिंग। अगेन एक सिचुएशन जो 49th टेस्ट जो है उसमें भी आया था, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है बट वही इलास्टिसिटी और वेव वगैरह पे बेस्ड है। तो इसमें अपन देखें तो अगर मैं यहां बॉटम से कुछ x डिस्टेंस पे जाऊं तो ये x डिस्टेंस पे अगर अपन टेंशन का वैल्यू लिखें तो वी नो दैट टेंशन मतलब वो टोटल mg, टोटल वेट जो वो पॉइंट हैंडल कर रहा है, तो दैट विल बी m नॉट प्लस म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का मास कितना हुआ म्यू एक्स एंड दैट इनटू g, दैट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन एट दिस पॉइंट। अब स्पीड ऑफ वेव, वी नो दैट स्पीड ऑफ वेव जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, तो अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू में इट विल बी m नॉट प्लस म्यू एक्स टाइम्स g अपॉन म्यू कर रहा हूं। ठीक है, ऊपर अपन देखें तो m नॉट की वैल्यू म्यू एल दे रखी है, तो m नॉट अपॉन म्यू इज l, तो दिस m नॉट अपॉन म्यू इज l प्लस ये म्यू और म्यू कैंसिल हो गया तो दिस इज x एंड दैट इनटू g, तो ये आपका v का वैल्यू आ गया, है ना। तो स्पीड अपन ने निकाल लिया, इस v को फर्दर वी कैन राइट dx बाई dt, तो दिस dx बाई dt इज इक्वल्स टू l प्लस x अंडर रूट टाइम्स g, ये अंदर ही है। ठीक है, और अब इसको अपन को रीअरेंज करना है तो वी हैव dx अपॉन l प्लस x टाइम्स g का अंडर रूट एंड दैट इज इक्वल्स टू dt। दोनों तरफ अपन इंटीग्रेट कर लें, सिंस कांस्टेंट स्पीड से तो वेव चल नहीं पाएगी, वी नो दैट स्पीड जो है वो टेंशन के अंडर रूट ऑफ टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रस्सी में हर जगह टेंशन अलग अलग है, तो स्पीड ऑफ द वेव कांस्टेंट नहीं होगा। अब कांस्टेंट वेव नहीं है तो आप टाइम ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको इंटीग्रेशन से जाना है, तो कांस्टेंट नहीं है स्पीड, तो अपन ने क्या किया, ये 0 से कैपिटल L तक का डिस्टेंस ट्रैवर्स होना चाहिए और यहां 0 से t तक इंटीग्रेशन होगा। ये x जो है ना, ये टोटल कैपिटल L तक मुझे ट्रैवल कराना है कि वेव यहां तक पहुंचनी चाहिए, तो इसको जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से अपना टाइम का वैल्यू इज 2 टाइम्स √2 - 1 टाइम्स अंडर रूट ऑफ L बाई जी। राइट, उसके हिसाब से अपन अपना ऑप्शन मार्क कर ले तो ये ऑप्शन सी आ रहा है। कैलकुलेशन आप लोग इसमें कर लेंगे बट स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट यहां पर यही है कि पहले मैंने x हाइट ऊपर टेंशन निकाला, v इक्वल्स टू t बाय म्यू अंडर रूट से v का फंक्शन बनाया, v को dx बाय dt लिखा एंड रिलेवेंट लिमिट्स के अंदर अंदर उसको इंटीग्रेट किया है, वहां से टाइम की वैल्यू आ रही। तो ये एक प्रोफाइल आप लोग ध्यान रखें कि v एज अ फंक्शन ऑफ x होगा, सिंस टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x है तो v एज अ फंक्शन ऑफ x होगा और फिर टाइम के लिए अपन उसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 2m आर अटैच्ड टू मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 12। रॉड को यहां सेंटर से हिंज किया, इधर से इसको v स्पीड दिया, वो वहां से v से घूम गया। द मिनिमम स्पीड v एट द गिवन इंस्टेंट सो इट कैन कंप्लीट द सर्कल। नाउ सिंस ये रॉड गिवन है तो टेंशन 0 होने वाला एस्पेक्ट तो आएगा ही नहीं, है ना, तो टेंशन कैन नॉट बी 0। तो ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में इसके एक ही लिमिटेशन है कि कहीं बीच में स्पीड 0 ना हो जाए। तो अंडर लिमिटिंग सर्कमस्टांसेस हम मान रहे हैं कि जैसे ये 2m हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा यहां, उसका स्पीड जो है फाइनली दैट v विल बिकम 0। जस्ट वहां पहुंचते पहुंचते द फाइनल स्पीड बिकम 0 और उस पे स्ट्रेट अवे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो 2m जो है वो ऊपर गया तो उसका डेल्टा u कितना होगा, प्लस mgh, तो m g और वो 2l डिस्टेंस ऊपर गया।
अच्छा, वो स्मॉल m वाला जो है वो नीचे आया, तो उसका डेल्टा यू इज माइनस एम जी एच, तो माइनस एम जी और वो भी 2l नीचे आया है, तो इसका 2m का डेल्टा यू इज प्लस एम जी एच, स्मॉल m वाले का इट इज माइनस एम जी एच, प्लस डेल्टा के अपन देखें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का जीरो, लिमिटिंग कंडीशन, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का ये लिख रहे हैं अपन हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा के एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इस डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल्स टू जीरो को अपन सॉल्व कर लें तो यहां से आपका v का वैल्यू जो आएगा, आप देखो दिस इज 4mgl, तो ये आ रहा है, इसमें से 2mgl माइनस हुआ तो यहां 2mgl बचेगा, इधर ये 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 3/2 वाला फैक्टर, तो ये 4gl/3 लास्ट में बचेगा आपका v का वैल्यू। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का एप्लीकेशन है कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन के लिए डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बराबर जीरो लगाया है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए डेल्टा यू लिखा, दोनों के लिए डेल्टा के लिखा और वी निकाल लिया। लिमिटिंग कंडीशन ये थी कि सिंस रॉड है तो टेंशन जीरो नहीं हो सकती, स्लैक होने वाली बात नहीं है, तो कंडीशन स्पीड पे लगी कि जब मिनिमम स्पीड मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड जो है वो अंडर लिमिटिंग कंडीशन जीरो हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज दिस क्वेश्चन। तो अगेन इट इज एन एवरेज क्वेश्चन, इट कैन नॉट प्लेस इन डिफिकल्ट क्वेश्चन कैटेगरी, तो एवरेज क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा। राइट देन थर्मोडायनेमिक्स, तो पीवी ग्राफ दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग टू द प्रोसेस शोन इन फिगर, द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस। राइट नाउ इस कंप्लीट प्रोसेस में ए बी सी जो है इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, तो ए बी सी ए साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा यू जो होगा वो जीरो है। अब डेल्टा यू जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो भी क्यू है वो डब्ल्यू के बराबर है, और वर्क डन आपका क्या आएगा, एरिया, तो दिस इज एरिया ऑफ दिस फिगर, ये अपन एरिया निकालने इसका, तो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस जो है दैट इज 1, हाइट जो है दैट इज 2, तो उसके हिसाब से ये 1 आ रहा है, तो Q का वैल्यू इट इज 1। क्वेश्चन कह रहा है कि Q इज 0.2x और हमारा वैल्यू 1 आ रहा है स्टैंडर्ड यूनिट्स में, ये मीटर क्यूब है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो हमारा जूल्स में ही आएगा, तो यहां से x की वैल्यू जो है दैट इज 5। तो बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं है, सीधा हमें एरिया निकालना है, वहां से वर्क डन मिलेगा और जो वर्क डन है वही आपके Q का वैल्यू है। ओके देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट, ऑप्टिक्स पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आया मिरर्स पे। Two plane mirrors PM and PN are arranged as shown. The length of the part of the screen SS dash in which two images of the object placed at P can be seen. Right? तो field of view का क्वेश्चन है। तो आप देखो ये जो मिरर है PN, इसका मैं नॉर्मल बनाऊंगा यहां, है ना, यहां कहीं नॉर्मल बनेगा, तो 75 तो ये ऑलरेडी है, ये 15 डिग्री और हो जाएगा। ऐसे ही वो जो PM है उसका नॉर्मल इस तरफ आएगा, ठीक है। अब P से मिरर्स के एंड पे जो रेज जाती हैं, फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए अपन ऐसे करते हैं ना, तो ये पॉइंट P जो ऑब्जेक्ट रखा है वहां से मिरर के इस एंड पे P पे मैं अगर कोई रे भेजूंगा तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे होगा 15 डिग्री, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 15 डिग्री आएगा, तो ये उसका एक्सट्रीम रे यहां पहुंच रहा होगा, जिसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूं ये आगे, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है यहां पर, दिस कंप्लीट एंगल इज 30 डिग्री। सिमिलरली ये नॉर्मल बना रखा है अपन ने इस मिरर PM का, यहां से 15 डिग्री पे रे इंसिडेंट हुई, तो ऐसे ही 15 डिग्री पे यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर लेता हूं, ये मेरे लिए अब S और S डैश है, तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर मैं इसको मार्क कर लेता हूं एज R, तो PR मुझे 1 मीटर गिवन है, ठीक है, PR मुझे 1 मीटर गिवन है। RS डैश को अगर मैं x ले लूं तो हमारे इस ट्राइंगल में वी हैव x अपॉन 1 एज tan 30, tan 30 जो है वो 1/√3 हो गया, है ना, ये यहां पे tan आपका ये, तो यहां से आपकी x की वैल्यू 1/√3 आ गई। अच्छा, इसमें ये कंप्लीट डिस्टेंस को x कह रहा है, तो मान लो इसको अगर मैं x डैश मानता हूं तो मेरा x डैश जो है वो 1/√3 आया। अब जो x है दैट इज ट्वाइस ऑफ x डैश, ट्वाइस ऑफ x डैश मतलब ये आ जाएगा आपका 2/√3, और क्वेश्चन ने √3x की वैल्यू पूछी है, तो √3 को यहां भेजो तो √3x की वैल्यू 2 आ रही है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है और आंसर इसका 2 आ रहा है अपना, दैट जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो मैंने नॉर्मल्स बनाए दोनों मिरर्स के, फिर जो एक्सट्रीम पे रे जाती है वो अपन ने बनाई, ताकि जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये यहां पे नॉर्मल बनाया हुआ है और इसको इंसिडेंट रे लिया है, तो ये यहां से इंसिडेंट रे के इधर गया,
फिर ये यहां से इंसिडेंट होकर इधर गया तो ये एंगल 30-30 बन गए, बेसिक ज्योमेट्री अप्लाई करी, ये एक्स डैश निकाला, पूरा एस डैश जो है वो ट्वाइस होगा इसका, तो वहां से आंसर 2 आ रहा है। तो फील्ड ऑफ व्यू पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन था, बट अगेन एक एवरेज कैटेगरी है, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस यहां थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। राइट, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली फ्रिक्शन का क्वेश्चन यहां पर आ गया। इनिशियली बोथ द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस हैज शोन द मिनिमम फोर्स F सो दैट द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग। अब ये अपन ने इसी टेस्ट में एक क्वेश्चन देखा था जहां रिलेटिव मोशन वाली बात थी। अब यहां ये खुद कह रहे हैं कि दोनों के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर दोनों में स्लाइडिंग स्टार्ट होगी तो दोनों पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो देखो यहां ग्राउंड से काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो दैट विल बी म्यू इनटू, अब यहां जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा उसमें नॉर्मल रिएक्शन दोनों ब्लॉक्स का मिलाकर आ रहा है 20, तो दैट विल बी 20G। और इधर जो फ्रिक्शन आएगा जो इस ब्लॉक पे तो पीछे लगेगा और ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे लगेगा, तो वो जो फ्रिक्शन होगा दैट इज म्यू, और इन दोनों के बीच का नॉर्मल इट इज 10G, तो वही यहां म्यू टाइम्स 10G इस पे लग जाएगा। सिंस रिलेटिव मोशन है तो ये 10 kg ब्लॉक नीचे वाले पे दोनों फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं और ऊपर वाले पे वो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज ऊपर वाले को मूव कराने के लिए वो एक ही पॉसिबल फोर्स है फ्रिक्शन जो उसको मूव करा सकता है। तो 10 kg पे वो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। नाउ अब इसमें अपन देखें तो सिंस रिलेटिव मोशन होना है तो नीचे वाले ब्लॉक की अगर इक्वेशन लिखें तो इट विल बी F माइनस 20 म्यू जी minus 10 mu g, and that is equals to mass times acceleration. Right, further अपन देखें तो ऊपर वाले ब्लॉक पे ये mu times 10G, तो 10 mu g उस पे एक फोर्स लग रहा है, and that is equals to उसका mass times acceleration. तो दोनों का जस्ट एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ है, तो उस समय तो रिलेटिव स्लिपिंग अब आनी है ना, तब तक एक्सेलरेशन सेम रहेगा, तो अब रिलेटिव स्लिपिंग होगी तो तब तक इक्वल एक्सेलरेशन दोनों का यूज कर रहा हूं। तो अब यहां 1 और 2 में से मुझे F का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं एलिमिनेट करूं तो ये एलिमिनेशन में दिस इज F माइनस 30 म्यू जी और ये 10 म्यू जी अपन वहां सब्स्टिट्यूट करें तो आपका F का वैल्यू जो आ रहा है दैट इज 40 म्यू जी। म्यू का वैल्यू 0.2 यहां पे प्लेस कर दे तो दिस F कम्स आउट एज 80 न्यूटन। ठीक है, तो हमें ये F का वैल्यू निकालना था यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आपका फोर्स का वैल्यू 80 न्यूटन आ रहा है। तो बस पॉइंट यहां पे यूज किया है कि सो दैट स्लाइडिंग स्टार्ट्स बिटवीन द ब्लॉक्स, तो स्लाइडिंग स्टार्ट्स में दोनों का एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पे कॉमन है और फिर दोनों अलग हो जाएंगे, अपने अपने अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। राइट, तो इसमें F का वैल्यू आपका 80 आ रहा है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, इस सर्किट डायग्राम में आप देखें इट सेज इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस इज I। इस 1 ओम में से I करंट जा रहा है वो, और ये 2I की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे सर्किट्स में वोल्टेज मार्किंग वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि यहां पे अगर मैं वोल्टेज 0 लेता हूं, इधर 0 लेता हूं तो उसके हिसाब से यहां 5 हो जाएगा। ठीक है, देन अकॉर्डिंगली सिंस ये वायर सीधा यहां पे जुड़ा हुआ है तो इस जगह भी 0 है, इधर 0 हुआ तो इस जगह पे द वोल्टेज इज 10। यहां पर इस पॉइंट पे अगर मैं V मान लूं तो ये हम बैटरी के अक्रॉस गए तो यहां V माइनस 10 हो गया। ठीक है, अब अपन इस पर्टिकुलर जगह पे अगर जंक्शन लॉ अप्लाई करें, यहां जंक्शन लॉ अप्लाई करें तो इधर से जो करंट आएगा दैट विल बी V माइनस 10, ये यहां का पोटेंशियल है, तो 2 ओम जो रेजिस्टेंस है ना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V माइनस 10 माइनस 10, तो V माइनस 20 अपॉन 2, I इक्वल्स टू V बाय R, ये करंट प्लस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V माइनस 0, तो V माइनस 0 अपॉन 2 प्लस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V माइनस 5 अपॉन 1, तो V माइनस 5 अपॉन 1, और ये सब मिला के ये 0 हो जाना चाहिए जो अपना बेसिक जंक्शन लॉ अप्लाई होता है। अच्छा, इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो आपका इक्वेशन जो आ रहा है दिस इज V माइनस 20 प्लस V प्लस 2V माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहां से V की वैल्यू इट कम्स आउट एज 7.5। ठीक है, दिस इज 5V इक्वल्स टू 30, सॉरी 4V इक्वल्स टू 30, तो ये आपका 7.5 V का वैल्यू आ गया, 7.5 वोल्ट। अब मुझे ये I की वैल्यू पता करनी है, तो ये 7.5 आया तो दैट करंट का वैल्यू विल बी दिस 7.5 माइनस 5, यहां का पोटेंशियल 7.5 इधर का 5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो गया 7.5 माइनस 5 अपॉन दिस वैल्यू 1।
तो ये जो वैल्यू आ रहा है दिस इज 2.5, ये तो i का वैल्यू है और मुझे 2i का वैल्यू निकालना है, तो दैट वैल्यू आपका 5 आ गया। तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी 5। तो अगेन एक बेसिक पॉइंट था आपके सर्किट सॉल्विंग में कि किसी एक पॉइंट पे आप पोटेंशियल 0 मान लो, अर्थिंग वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से बाकी सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल अपन ने मार्क किया, और एक जंक्शन लॉ लगाने से, यहां पे जंक्शन रूल लगाने से आपका सिंपल सोल्यूशन आ रहा है। अगेन इट्स अ रेगुलर रूटीन नेटवर्क जो अपन अपनी बेसिक थियोरी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी थियोरी में डेफिनेटली देखते ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Right, so the last question of this test, the equation of a stationary wave, standing wave, there are kind of metal rod is given by this equation. The maximum tensile stress at a point x equals to 1, ये given है और उसमें हमें n निकालना है, right? तो अगेन अपन देखें, जब हम यंग्स मॉडुलस लिखते हैं तो यंग्स मॉडुलस जो है that is this stress upon strain. तो इन केसेस के लिए जो आपका स्ट्रेस का वैल्यू बनेगा दैट विल बी दिस y मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, और इस कॉन्टेक्स्ट में उस स्ट्रेन वैल्यू के लिए वी कैन राइट dy बाय dx। अगेन ये अपनी थ्योरी का ही पार्ट होता है कि स्ट्रेस जो है दैट इज y टाइम्स dy बाय dx। जब स्टेशनरी वेव चल रहा है इस मेटल रॉड में, उस स्ट्रेन को, उस चीज को अपन dy बाय dx लिख सकेंगे। तो अब मैं पहले सिंस y की इक्वेशन मुझे गिवन है तो मैं dy बाय dx अगर निकाल लूं, ठीक है, तो dy बाय dx अगर करेंगे, इस पूरे फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0.002 साइन पाई एक्स बाय 3 है, तो x का कोएफिशिएंट पाई बाय 3 ये बाहर आ गया, दिस बिकम्स cos पाई एक्स बाय 3, और ये साइन 1000 t इट एज इट इज रहेगा बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पे बात हो रही है। ठीक है, ये dy बाय dx आया, इस dy बाय dx को अपन यहां प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, मुझे स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, देखिएगा, तो एक तो मैं y का वैल्यू रख रहा हूं, तो y का वैल्यू इट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx, तो 0.002 पाई बाय 3 cos पाई x बाय 3, cos पाई x बाय 3 एंड साइन ऑफ 1000 t। अब मुझे जब स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है किस जगह पे, x इक्वल टू 1 पे, तो यहां मैं x की वैल्यू 1 प्लेस कर दूंगा, और ये मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। तो इस साइन थीटा को 1 कर देंगे, x की जगह यहां 1 प्लेस कर देंगे अपन, यहां x की जगह 1 प्लेस करेंगे तो cos पाई बाय 3 हो जाएगा, और फिर वो वैल्यूज अपन सब्स्टिट्यूट करें, cos 60 को आप हाफ प्लेस कर दो, तो उन वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपन इजीली n की वैल्यू 8 निकाल सकेंगे। तो अगेन क्वेश्चन अच्छा है कि अपन ने यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो y टाइम्स dy बाय dx से लिंक किया, dy बाय dx अपन ने कैलकुलेट किया, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना था तो साइन थीटा, एक पर्टिकुलर टाइम साइन थीटा को मैक्सिमाइज किया, x की वैल्यू गिवन थी वो सब्स्टिट्यूट की, और वहां से स्ट्रेस की वैल्यू के लिए ये n का वैल्यू 8 निकाला है। तो ओवरऑल पेपर में अपन देखें तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो थे दे वर रिलेटिवली इजी, है ना, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में काफी सारे ऑब्वियस सिचुएशंस थे, और लेटर ऑन पेपर साइड में अपन देखें तो ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन ठीक था, ये वाला क्वेश्चन ठीक है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, अराउंड 6 to 7 काफी अच्छे क्वेश्चंस इस पेपर में गिवन है, बट अगेन अदरवाइज ओवरऑल पेपर जो है वो फिर से एवरेज साइड पे ही है। ऑब्वियसली इसको अपन डिफिकल्ट कैटेगरी का पेपर नहीं कह सकते, तो जैसे जेईई मेन का यूजुअली लास्ट 2 साल से पेपर आ रहा है, उसी ट्रेंड का एक पेपर है, ऑनलाइन टेस्ट वाले जो पेपर्स आ रहे हैं उस हिसाब से, तो उसी तरह का एक पेपर है जिसमें अराउंड 6 to 7 डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, अबव एवरेज क्वेश्चंस हैं, और बाकी आपके एवरेज एंड बिलो एवरेज डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, तो यहां तक ये पोर्शन को अगेन ये पूरे टेस्ट के हिसाब से आप रिव्यू कीजिए, मेरा ये ओपिनियन आपका रहेगा, एक सजेशन रहेगा कि जितने क्वेश्चंस आपने इसके अंदर देखे हैं उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको आपको रिव्यू करना चाहिए, बिकॉज ये पेपर्स आपके लिए इसी तरह से हेल्पफुल रहेंगे कि आप इसकी सराउंडिंग थ्योरी अपने नोट्स में से, अपने मटेरियल में से देख सकेंगे और उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस भी मैनेज करेंगे।